हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के इस प्लेटफॉर्म पर जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जा सकते हैं। इन वीडियो को देखने के लिए आप चाहे तो अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप मैग्नेट ब्रेन्स ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको देगी सारे के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको कोई नोट्स बनाने की समस्या है तो उसका समाधान भी हमने कर लिया। हम लोग बुक्स और ई बुक्स का कॉन्सेप्ट भी लाए हैं, इन्हें भी आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन कर रहे हैं और यूपी बोर्ड के अंतर्गत हम लोग कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और जिसमें हम लोग बात कर रहे थे नागरिक शास्त्र विषय के बारे में, और इसका पहला ही चैप्टर हमने शुरू कर दिया है। इसके सारे जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो हैं, जो टॉपिक वाइज वीडियो हमने पूरे कवर कर दिए हैं। तो आज बारी आती इस चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने की, और चैप्टर नंबर 1 का नाम है हमारा लोकतंत्र। हमारे लोकतंत्र में आज हम लोग कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पढ़ेंगे, यानी पूरे चैप्टर को एक साथ जोड़ के पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल इत्मीनान से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये आपको काम आने वाला है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लोकतंत्र क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज दिस डेमोक्रेसी? लोकतंत्र क्या होता है, या आम भाषा में कहूं तो लोकतंत्र, अगर लोकतंत्र को मैं कंपेयर करना चाहूं तो हमारी दुनिया में दो चीजें बड़ी चलती है। एक चलता है आपका लोकतंत्र, एक क्या चलता है आपका, एक चलता है लोकतंत्र और वर्सेस एक और दूसरी होती है, उसको बोलते हैं हम लोग राजतंत्र। दो चीज होती है, दोनों को मैं कंपेयर करके बता देता हूं। अगर मैं राजतंत्र की बात करूं तो राज मतलब राजा, राजा के द्वारा बनाया गया तंत्र, दैट इज राजतंत्र। और यहां पर लोक मतलब होता है लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र, और ये क्या होता है लोकतंत्र। अब आप खुद समझ सकते हैं, राजतंत्र वो है जो लोगों के द्वारा, राजा के द्वारा बनाया गया हो, लोकतंत्र वह है जो लोगों के द्वारा बनाया गया हो। और भारत में लोकतंत्र है, क्यों है? क्योंकि भारत में सरकार जो है, इसी को हम तंत्र बोलते हैं, इसी को हम सिस्टम बोलते हैं। सरकार कौन बनाता है? हम बनाते हैं। तो लोग स्वयं अपनी सरकार को चुनते हैं, लोग स्वयं अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था जहां पर लोग स्वयं अपने रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन करें, चुनाव करें, उस प्रक्रिया को ही लोकतंत्र कहा जाता है। तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ ही क्या हुआ? लोगों का शासन। और अब्राहम लिंकन ने तो बड़े अच्छे शब्दों में इसको डिफाइन किया है कि लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र का तात्पर्य एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें देश के लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समान भागीदारिता हो। लोकतंत्र का मतलब यह है कि जो शासन संभालने वाले लोग हैं उसमें या तो लोगों की प्रत्यक्ष भूमिका हो या अप्रत्यक्ष भूमिका हो। प्रत्यक्ष भूमिका का मतलब यह है कि अगर देश में कोई कानून बन रहा है तो लोगों से पूछ के बना रहे हो, तो प्रत्यक्ष भूमिका है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है देश में कोई भी कानून बन रहा है तो वो लोगों से तो नहीं पूछा जा रहा, लेकिन लोगों ने अपनी सहमति के लिए एक व्यक्ति का चुनाव किया होगा अपने अपने क्षेत्र से, जो प्रतिनिधि होते हैं, जिसे हम लोग विधायक और सांसद बोलते हैं। ये लोग मिलकर के जो है कानून बनाते हैं। इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष भागीदारी, और इसी को बोलते हैं हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा कहीं है क्या कि भाई हर एक कानून बनेगा तो जनता से पूछेंगे? ऐसा थोड़ी ना होता है। ये हमारे देश में नहीं होता, इसलिए आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां पर ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। स्विट्जरलैंड नाम के देश में क्या होता है, जब भी सरकार कोई कानून बनाती है तो सरकार कानून बनाने से पहले, जब वो लागू करे उससे पहले ही लोगों की सहमति जरूरी होती है। वो लोगों के बीच में जाता है, उस पर वोटिंग होती है। अगर जनता ने वोटिंग उसके पक्ष में कर दी तभी कानून लागू होगा, अदरवाइज लागू नहीं होगा। इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो स्विट्जरलैंड में है और भारत में क्यों नहीं, इसका कारण भी है। स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन 21 लाख के आसपास होनी चाहिए और 20 लाख वाला देश आसानी से कंडक्ट करा सकता है इलेक्शन, लेकिन भारत में 130 करोड़ की आबादी है। ऐसे में हर कानून के लिए अगर ऐसी आए दिन अगर चुनाव में वोटिंग कराने लगेंगे तो काम काज कैसे करेंगे, और इतने लोग, इतना खर्चा हो जाएगा, बड़ी मुश्किलात होगी उसमें। और जब भी चुनाव आते हैं तो आपको पता ना कि सारे के सारे काम जो है वो ठप पड़ जाते हैं। इसमें महिलाओं का, पुरुषों का, दलितों का, अल्पसंख्यक सहित समाज के अन्य सभी वर्गों की समान भागीदारिता होती है। लोकतंत्र में ये नहीं होता है कि किसी विशेष वर्ग को प्रेफरेंस दिया गया है।
लोकतंत्र में ये नहीं होता है कि किसी जाति को, धर्म को, समुदाय को केवल या पुरुष या महिला में से किसी एक को मौका दिया गया। हर एक व्यक्ति को जो भी वोट दे सकता है, जो भी वोट देता है दोस्तों, वो चुनाव भी लड़ सकता है। और इस देश में कोई भी व्यक्ति जो है, जो भारत का नागरिक है, उसे चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस आधार पर तो नहीं रोक सकता कि वो महिला है या पुरुष है, या दलित समाज से है या अल्पसंख्यक से है या किसी विशेष किन्नर समुदाय से हो। हर एक व्यक्ति जो है चुनाव लड़ सकता है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग अपने मत का प्रयोग करके कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। हम जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं वो एमएलए और एमपी कहलाते हैं। हम जिन प्रतिनिधियों को गांव में चुनते हैं वो पंच और सरपंच कहलाते हैं, प्रधान कहलाते हैं। हम शहरों में जिन लोगों को चुनते हैं वो मेयर या पार्षद कहलाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये हर जगह पर जनता जिन लोगों को चुनती है उन्हें प्रतिनिधि कहा जाता है। बस नाम अलग अलग हो जाते हैं प्रतिनिधियों के, क्योंकि नाम से ही पता चलता है ना कि ये प्रतिनिधि किस जगह का है। अगर मैं अभी विधायक बोल दूं तो आपके दिमाग में विधानसभा आ जाएगा। मैं सांसद बोल दूं तो आप सेंट्रल में चले जाओगे, लोकसभा, राज्यसभा आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोग जिन लोगों को चुनते हैं वो प्रतिनिधि का चुनाव कौन करता है? वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल क्रॉस हो चुकी है, जिसका नाम भारत की निर्वाचक नामावली में शामिल है, जिसके पास अपना वोटर आईडी कार्ड है, वो व्यक्ति अपना वोट कास्ट कर सकता है। चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर देश के लिए कानून बनाते, यही लोग देश का कानून बनाते हैं, हम और आप नहीं बनाते। लेकिन इन्हीं लोगों की सहमति के पीछे हमारा सहमति छुपा हुआ। क्यों? क्योंकि इनको चुना किसने है? इनको हमने चुना है। यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की, कि जो हमारे लिए कानून बनाते हैं वो हमने ही उन लोगों को चुना है। ये कानून भी अधिकांश चुने गए लोगों की सहमति से ही बनते हैं। और लोकतंत्र में व्यक्तिगत निर्णय नहीं अपितु सामूहिक निर्णय लिया जाता है। हम अकेले प्रधानमंत्री साहब देश के लिए कोई कानून बना ही नहीं सकते। हम मोदी जी को बहुत फॉलो करते हैं, बहुत मानते हैं, प्रधानमंत्री बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मोदी साहब चाहे तो क्या अकेले कोई कानून ला सकते हैं? मोदी साहब को पूरा साथ चाहिए। लोकतंत्र की यही तो खासियत है कि ये कानून भी अधिकांश चुने हुए लोगों की सहमति से बनते हैं। लोकतंत्र में व्यक्तिगत निर्णय के लिए कोई जगह नहीं है, सामूहिक निर्णय यहाँ पर महत्व रखता है। और अब्राहम लिंकन की बड़ी खास बात है कि लोगों का लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में इस दुनिया का सबसे खूबसूरत, सुंदर और सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? मैं बार बार कह रहा हूँ, भारत इसमें शुमार है। पुराने समय में जब राजा राज्य करते थे तब अपने कुछ खास लोगों की मदद से कानून बना लेते थे। पहले पुराने समय की बात है, जब राजा क्या करते थे, कानून बनाने के लिए किसी प्रतिनिधि को नहीं लाते, सीधे उनके द्वारा चुने गए लोग ही मंत्री मिला करके कानून बना देते थे। ऐसे में लोगों की सहमति हो या ना हो, लोग चाहे या ना चाहे उनको फॉलो करना पड़ता था। भले ही सूखा पड़ रहा हो, राजा लगान दुगना कर दे, लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में प्रतिनिधि को हटा सकते हैं और राजतंत्र में राजा को हटाने का पावर किसी के पास नहीं होता। तो राजा के बाद उसका बेटा उस राज्य पर राजा बनकर ऐसे ही राज करता है। कानून बनाने या लागू करने में लोगों की कोई भागीदारिता नहीं रहती और लोगों को उस कानून का पालन करना भी पड़ता है। ये राजतंत्र में होता है। राजतंत्र, लोकतंत्र, ये दो चीज़ें हैं और लोकतंत्र सबसे सही होता है, राजतंत्र सही नहीं है। आपके दिमाग में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या वर्तमान में कहीं पर राजतंत्र है, तो बिल्कुल सही जो है सवाल आपके मन में उठ रहा है, उसका जवाब है बहुत सारे ऐसे देश बच्चे, कुछ मतलब बहुत सारे तो ऐसा नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा बल्क में तो नहीं, कुछ छुटपुट ऐसे देश है जहाँ पर आज भी ये राजा जैसा सिस्टम चलता है। जैसे कि उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया में जो है, जो वहाँ का जो राजा है, किंग है, वो किंग वहाँ पर राज करता है और आज भी राजतंत्र वहाँ पर है। लोकतंत्र जैसी कोई चीज़ नहीं है। और भी देश है बहुत सारे, कुछ अफ्रीका में छोटे मोटे देश है, कुछ एशिया में ही छोटे मोटे देश बचे हुए हैं, तो वहाँ पर राजा महाराजा राज करते हैं। अतः हमारे नेताओं ने यह तय किया कि देश का शासन देश के लोगों के हाथों में होगा। तो देश का जो शासन होगा वो किसके हाथ में होगा? वो स्वयं लोगों के हाथ में होगा। ये कौन बता रहा है? ये जो हमारे नेताओं ने तय कर दिया कि देश का शासन लोगों के हाथ में होगा। अर्थात ये राजतंत्र हमें रास नहीं आ रहा था, हमें लोकतंत्र पसंद है, जो लोग खुद वहाँ पर सब कुछ निर्णय ले। तभी हमें लोकतंत्र स्थापित करने की प्रेरणा मिली, हमारे नेताओं की वजह से प्रेरणा मिली। सोचो क्या मंजर रहा होगा जब देश आज़ाद होने वाला था और ये लोग संविधान लिख रहे थे,
लेकिन संविधान लिखने से पहले भी तो कुछ आइडिया आ रहे होंगे। क्या अंग्रेज अंग्रेज चले जाएंगे तो देश कौन संभालेगा? इस पर बड़ा मंथन हुआ और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सजेशन दिए। इसी में कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा सजेशन दिया था कि दुनिया में संविधान जैसी भी कोई चीज़ है, हम संविधान बना करके देश में लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, राजा का बेटा राजा बनाने के वाला सिस्टम हम खत्म करेंगे, योग्य व्यक्ति को बढ़ावा मिले और योग्य व्यक्ति ही देश की सरकार चलाए, हम लोग ये कोशिश करेंगे। तो पहला तो हमने ये जान लिया कि लोकतंत्र क्या है और ये भी जान लिया कि ये क्यों अच्छा है, क्योंकि ये राजतंत्र से डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंट है। और क्या डिफरेंस हमने देखा वो भी आपने वीडियो के दौरान यहाँ समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे की बात करते हैं हम लोग कि भाई लोकतंत्र क्या के अंतर्गत कि लोकतंत्र में संविधान लिखा गया, संविधान कब लिखा गया, कैसे लिखा गया, क्या क्या बातें हुई, इस पर भी हम लोग चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो ये बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई संविधान जो है वो कब लिखा गया था, कैसे लिखा गया था। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि आज़ादी के बाद लोकतंत्र के लिए देश का संविधान लिखा गया था। संविधान क्या होता है, कब लिखा गया था, क्यों लिखा गया था, सारी पिक्चर, सारी कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं कि भारत का जो संविधान लिखा गया था उसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 1946 में। क्यों हुई थी? क्योंकि जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था वैसे ही अमेरिका में वैसे ही इंग्लैंड में चुनाव हुए और चुनाव में लेबर पार्टी यानी मजदूर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, जो भारत को आज़ाद करने के पक्ष में थे। 1946 में लेबर पार्टी के इन प्रधानमंत्री ने भारत में एक कमीशन भेजा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। उस कैबिनेट मिशन में उनकी ही मंत्रिमंडल के 3 लोग थे, A.V. अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। 3 लोग थे, तीनों भारत आए। भारत में आए तो उन्होंने 2 योजना रखी। नंबर 1 योजना कि एक तो भारत में रिस्पॉन्सिबल सरकार बनानी पड़ेगी, अंतरिम सरकार बनानी पड़ेगी। दूसरी उन्होंने एक कहा कि एक संविधान का निर्माण करना है तो संविधान सभा बनानी पड़ेगी। तो कैबिनेट मिशन के बोलने पर ही 389 लोगों की एक संविधान सभा का आयोजन किया गया और चुनाव हुए, संविधान सभा भी आई और 9 दिसंबर 1946 से इन्होंने अपनी बैठक शुरू कर दी। 9 दिसंबर से लेते लेते ये लोग पहुंच गए 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूरी तरह कंप्लीट हो गया था। सब कुछ लिखा गया, उसमें सारी बातें लिखी गई, जैसा आप पढ़ते हैं वो सब बातें उसमें थी और पारित कर दिया गया, पास कर लिया गया, अपना लिया गया। लेकिन लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का समय लग गया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। संविधान में केंद्र और राज्य दोनों प्रकार की सरकार को बनाने और चलाने के लिए कानून बनाए गए। जहां अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं राज्यों को कम शक्तियां दी थी, राज्यों के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया था, बहुत ज़्यादा ऐसा बोल सकते कि अन्याय किया था, वहीं राज्यों को, प्रांतों को राज्यों में बदल करके केंद्र और राज्य के बीच में अलग अलग सरकार बनाई गई, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार। ये कानून देश के सभी लोगों को समान रूप से मानने पड़ते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को जबरदस्ती की सजा दी जा रही है, लेकिन संविधान के कुछ अपने नियम हैं, कुछ पाबंदियां हैं, कुछ मर्यादा है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। और आईपीसी की धारा के अकॉर्डिंग अगर कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसको वैसे भी सजा तो भोगनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप अपना शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जी रहे हो और अगर आप किसी प्रकार का ऐसा काम नहीं कर रहे हो जो इल्लीगल हो, जो गैर संवैधानिक हो या गलत हो, वो आप करोगे तो कहीं ना कहीं कानून के नज़रों में आ जाओगे। लोकतंत्र की कुछ खास बातें हैं जो लोकतंत्र के आधार हैं और वो है लोकतंत्र का चुनाव। चुनाव ही तो सब कुछ होता है दोस्तों। क्या होता अगर चुनाव आयोग भी सरकार के अंडर में होता? क्या होता अगर चुनाव आयोग में आप वोट किसी को भी डाल रहे हो लेकिन जीत वही रहा है जिसके हाथ में सत्ता है? तो फिर क्या आप अगली बार वोट डालने का प्रयास करते हैं? सोचो, इमेजिन करो जरा उस ऐसे मंजर को जहां पर आपकी जो सरकार है, वर्तमान सरकार, वो कुछ ऐसा दबाव डाल रही है इलेक्शन कमीशन पर, या इलेक्शन कमीशन पूरा उसी का हो गया और चुनाव में आप चाहे कुछ भी कर लो, चुनाव तो फॉर्मेलिटी हो गए और रिजल्ट जो आ रहा है उसमें वही घोषित किया जा रहा है कि वही नहीं, सारे वोट एक ही आदमी को जा रहे हैं, तो फिर कैसा होगा? तो इसीलिए तो कहते हैं कि लोकतंत्र का जो सबसे मेन चीज़ होती है वो क्या होती है? चुनाव। लेकिन चुनाव कैसे होने चाहिए? चुनाव की सबसे बड़ी खासियत होती है स्वतंत्र चुनाव और दूसरी होती है निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, जिसके लिए एक चुनाव आयोग बनाया जाता है और यही चुनाव आयोग पूरे देश में, जिसे निर्वाचन आयोग भी कहते हैं, पूरे देश में चुनाव करवाता है। निष्पक्ष की जिम्मेदारी इसकी होती है। भारतीय संविधान के तहत लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गई है
और सरकार लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है, जिनका निर्वाचन लोगों द्वारा किया जाता है। ये सरकार कौन होता है, आपसे पूछे ना सरकार कौन, तो बोलते ना सर पीएम प्लस सीओएम। तो पीएम का मतलब तो आप समझ गए होंगे, पीएम का मतलब तो होता है सर प्रधानमंत्री, ठीक है, ये तो समझ में आ गया, प्रधानमंत्री तो पीएम है। लेकिन सीओएम क्या होता है, इसका अंग्रेजी में नाम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और हिंदी में इसको बोलते हैं मंत्री परिषद। जितने भी मंत्री होते हैं इन सबको मिलकर के सरकार बनाई जाती है और यही सरकार देश चलाती है। इस कार्य के संचालन के लिए भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल नंबर अगर आप पढ़ते हो 324, आर्टिकल 324 में बताया गया है निर्वाचन आयोग के बारे में कि एक निष्पक्ष निर्वाचन आयोग होगा जो देश के चुनाव के लिए जिम्मेदार होगा। कौन कौन से चुनाव के लिए जिम्मेदार होगा, लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, विधान परिषद के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव, सारे चुनाव की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की होगी। अगर आप सोच रहे हो कि पंचायत का चुनाव कौन कराता है, अगर आप सोच रहे हो कि नगर पालिकाओं का, निगमों का चुनाव कौन कराता है, तो नगर पालिका, निगम और पंचायतों का चुनाव कराने के लिए हर एक राज्य में राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग बनाया गया जिसका नाम होता है राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करता है, ये पंचायतों के चुनाव कराता है, ये करवाता है इनके नगर पालिकाओं के चुनाव, या जैसे हम लोग म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको वहां देखने को मिलेगी। तो इस कार्य के संचालन के लिए भारतीय संविधान ने एक इलेक्शन कमीशन बनाया था विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर, क्षमा करें, फेयर इलेक्शन, और जो कि बिल्कुल बायस्ड नहीं होंगे और ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन होंगे। यही खासियत है हमारे लोकतांत्रिक चुनावों की। आगे बात करें अगर हम लोग, निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करता है कि देश में होने वाले चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। इसके लिए निर्वाचन आयोग व्यय की सीमा तय करता है जिसका राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा पालन किया जाता है। तो निर्वाचन आयोग क्या करता है, निर्वाचन आयोग ये देखता है कि ऐसा ना हो कि कोई धोखाधड़ी हो, ऐसा ना हो कि कोई धांधलिया हो, कोई करप्शन के केसेस आए। इसको चलते हुए निर्वाचन आयोग कुछ लिमिट्स रख रहा है कि अगर मान लो कोई सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव लड़ रहा है, लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, तो बोल दिया गया कि भाई 90 लाख 80 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते आप, अगर किए तो आपका चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। कोई एमएलए है तो बोल दिया आप 28 लाख या 40 लाख, अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं, तो 28 लाख 40 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। अगर लिमिट बाहर की तो आपके ऊपर जो है कार्रवाई की जा सकती। क्यों? क्योंकि आपने वो खर्च व्यय पर पाबंदी नहीं रखी, क्योंकि देश में चुनाव तो करने हैं लेकिन खर्चीला चुनाव थोड़ी ना करना है। और आप अपने आय का ब्यौरा दे, कितनी संपत्ति आपके पास में, और अगर अभी आय का ब्यौरा में आपने गलत ब्यौरा दे दिया, और अगर आपके पास संपत्ति ज्यादा निकल गई जितनी आपने बताई, तो भी इलेक्शन कमीशन उसके चुनाव को रद्द कर सकता है। यही तो इलेक्शन कमीशन का पावर है। चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस एवं चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाएं। किसी भी प्रकार के चुनाव विवादों में चुनाव आयोग तथा उच्चतम न्यायालय की भूमिका सबसे ऊपर होती है। चुनाव आयोग की भूमिका सबसे ऊपर होती है, निर्वाचन आयोग की उच्चतम न्यायालय की भूमिका सबसे ऊपर होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई धांधली दिख रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो चुनाव तो होने दो, चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल कर दो। नॉर्मल चुनाव में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो कोर्ट से भी ये चीजें सुलझ जा सकती है। अगर आपको लग रहा है कि कोई गलत तरीके से चुनाव लड़ रहा है या कोई भी ऐसा केस है, सबूत के बिना काम नहीं चलेगा। सबूत है तो आप किसी भी कैंडिडेट को वहां से खारिज करवा सकते हैं। निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची बनवाता है। सबसे पहले निर्वाचन आयोग क्या करता है, अपने जो उनके काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनसे गांव-गांव घुमवा करके, शहर घुमवा करके, एक एक घर के सामने, वैसे तो इतना बहुत कम होता है कि एक एक घर के सामने जाए, लेकिन लोग खुद आकर के उनके पास बनवाते हैं। एक ऑफिस होता है प्रॉपरली, ऑफिस में सब लोग जाते हैं, अपना वोटर ID कार्ड बनवाते हैं। अगर आपका वोटर ID कार्ड बन गया तो आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो। खाली 18 साल के होने से मतलब नहीं कि 18 साल का हो गए तो वोट देने चले गए। आपका वोटर ID कार्ड होना चाहिए जिसमें प्रूफ होना चाहिए कि हाँ आप 18 साल के हो। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। जिनकी आयु 18 वर्ष की हो गई है, किसी भी नागरिक को केवल जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई 18 साल का कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो पुरुष है, चाहे महिला है, चाहे किसी जाति का है, धर्म का है, मूल वंश का है, कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति को, पढ़ा लिखा हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हर व्यक्ति को जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है उसको वोट देने का अधिकार है। इसी को आर्टिकल नंबर 326 में बताया गया है। आप चाहे तो आर्टिकल नंबर 326 को इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, जहां पर लिखा गया है निर्वाचन
के बारे में, जहां लिखा गया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी वयस्क मताधिकार के बारे में लिखा गया है। सार्वभौमिक है और हर एक व्यक्ति को दिया गया, लेकिन केवल भारतीयों के लिए है, वह भारतीय जो 18 साल की उम्र प्राप्त कर चुका है। आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए मैं बता सकता हूं कि ये पहले 18 नहीं 21 था और 61वां संविधान संशोधन 1988 के आसपास किया गया था और सरकार ने 21 साल से घटा करके अब वोट देने की उम्र को 18 कर दिया था। इन 1988 में हुआ था और 61वां संविधान संशोधन किया गया था। बहुत अच्छा काम था सरकार का ये, क्योंकि ज़रूरत थी 18 साल को करने की। चुनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी अधिसूचना से उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है। उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए काफ़ी समय दिया जाता है, कुछ समय दिया जाता है, 12-14 दिन का समय भी, आजकल समय और कम कर दिया है ताकि कम से कम समय में प्रचार करेंगे तो कम खर्चा होगा। और चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना पड़ेगा। आचार संहिता का जब तक वो पालन नहीं करेंगे तब तक, अगर मान लो उन्होंने संहिता का उल्लंघन किया तो उनका चुनाव भी, उनका उम्मीदवार की उम्मीदवारिता रद्द की जा सकती है। ये आचार संहिता क्या है, ये करप्शन को रोकने के लिए लगाई जाती है। आचार संहिता जो होती हैं ये स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती हैं और राज्यों में राज्यपाल, देश में राष्ट्रपति की अधिसूचना से जारी होती है। बहुत ज़रूरी होती है और कई बार आपने सुना होगा, अगर आपके घर में गन है, बंदूक है, लाइसेंस वाली भी है, तो आदर्श आचार संहिता में आपको वो बंदूक जो है आपको लगानी पड़ेगी। कहाँ पर जो है आपका थाना है वहाँ पर जमा करनी पड़ेगी और जैसे ही चुनाव खत्म होता है उसके बाद आपको वो वापस मिल जाएगी। तो बात करते हैं चुनाव की प्रक्रिया में एक्चुअल में और क्या क्या होता है, इन चीज़ों पर भी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमने आचार संहिता की बात कर ली, लेकिन चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो क्या चलता रहता है या फिर कभी बंद भी होता है? तो जिस दिन वोटिंग होती है उससे 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार प्रसार भी बंद हो जाता है। तो 48 घंटे पहले सब कुछ बंद कर देते हैं। क्यों? ताकि आप समय दे जनता को, या ऐसा ना हो कुछ करप्शन एक्टिविटीज़ चलती रहे। तो कुछ चीज़ें होती भारत में जो गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, तो कुछ गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए और सरकार अपना काम शांति से कर सके उसके लिए, और लोगों को भी समय मिले, प्रचार के बाद एनालिसिस करने का टाइम मिले। तो 2 दिन बड़े क्रूशियल होते हैं, उसमें लाउड स्पीकर इस्तेमाल करना, प्रचार वचार सब बंद रहता है। लेकिन उसमें भी अगर कोई व्यक्ति करेगा तो उसके जो है हो सकता है कि उसकी उम्मीदवारिता भी रद्द की जा सके। मतदाताओं को चाहिए कि मतदान वाले दिन अपना मतदान पहचान पत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड या EPIC, लेकर मतदान केंद्र पर जाए। मतदान हेतु मतपत्र और EVM का प्रयोग किया जाता है। मतलब मतदान करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। हालांकि भारत में बहुत सारी जगहों पर आज तो हर एक चुनाव में EVM मशीन का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है, लेकिन आज भी भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के जो चुनाव होते हैं, जो ये कह लो कि पंचायतों के चुनाव में, आज भी भारत में मतपत्र का, जिसे बैलेट पेपर का नाम दिया जाता है, उसमें एक आपको पेपर दिया जाएगा, उम्मीदवार के नाम रहेगी, आपको जिसको वोट डालना उस पर टप्पा लगाए और उसकी घड़ी होती है 2-4 घड़ी, जो भी आपको वो अधिकारी देगा, सेम फोल्डिंग करके वापस उसको एक बूथ बॉक्स जो होता है, आपके मतदान पेटी होती है, उसमें दान कर दे और बाद में आपकी जो मतदान जो है आपने किया है उसको गिन लिया जाएगा। अगर आपने घड़ी गलत की है या आपका ठप्पा जो है वो सही जगह पर नहीं लगा या उसकी वजह से कुछ दिक्कतें आ गई, तो आपका जो मतदान किया है आपने वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा वोट कैंसिल जो है वो बड़ी समस्या हो जाती है। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए तो EVM मशीन लाई गई थी। निर्धारित तिथि व स्थान पर मतगणना होती है और सर्वाधिक मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। सबसे ज़्यादा मत जिस उम्मीदवार को मिलते हैं उसी को विजयी घोषित किया जाता है। ये आप भी जानते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट प्रोसेस है जिसमें जनता वोट कर रही है, उसका नाम है प्रथम खंबा छूने वाली मत पद्धति, फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग सिस्टम, जिसमें जिसको ज़्यादा वोट मिले, चाहे अपने राइवलरीज से, जो आपका प्रतिद्वंदी है, कॉम्पिटिटर आपके सामने खड़ा हुआ है, उससे 1 वोट भी अगर आपको ज़्यादा है तो आप विनर घोषित किए जाएंगे। ये प्रोसेस इंडिया में फॉलो होती है। आइए बात करते हैं जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। बहुत ज़रूरी है, बहुत कॉमन चीज़ भी है, लेकिन सब मतदाताओं को ये याद भी होना चाहिए और आने वाले समय में आप भी देश के मतदाता बनेंगे। इस वजह से आपको ये चीज़ जान लेनी चाहिए कि व्हाट इज़ दिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नाम कहाँ से आया, क्या होता है, क्या नहीं होता है, और ये कब आई, कब कहाँ चुनाव हुए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज की इस वीडियो में आपको जरूर दूंगा।
सबसे पहले आपका ध्यान में जो है केंद्रित करना चाहूँगा इस बॉक्स पर जो आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये बॉक्स नहीं, ये वोटिंग मशीन है और इसमें आपको ये अलग अलग ये बटन दबाते हुए एक महिला दिख रही होंगी जो आप जिनने बटन दबाया है। तो ये जैसे आपने बटन प्रेस किया, आपने जिस चुनाव चिन्ह और उसका नाम लिखा होगा, जिस भी व्यक्ति का नाम लिखा उसका चुनाव चिन्ह लिखा होगा, उसको आपने वोट दिया, वो वोट उसी को जाएगा। ये मशीन उसके नाम से उसको काउंट कर सकती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। एक डब्बे नुमा मशीन होती है जिसमें एक तरफ उम्मीदवार के नाम होते हैं, उसके चुनाव चिन्ह होते हैं। नाम एवं चुनाव चिन्ह के सामने नीले रंग का एक बटन होता है। ये नीले रंग का, ये कलर दिख रहा है आपको, ये नीले रंग का एक बटन होता है और जिसको दबाने से हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दल के उम्मीदवार को अपना मत दे सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा अपना मत जो है वो गोपनीय रखना है। अक्सर लोग किसको वोट दिया वो बता देते हैं, लेकिन हमें ये अपना पर्सनल डिसीजन है, इसलिए किसी को बताना नहीं चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फिर दूसरा आदमी इलेक्ट हो जाए। ये हो सकता है आप किसी योजनाओं का लाभ लेना चाह रहा है या सामने वाले को ये पता है कि इसने मेरे चुनाव में वोट नहीं डाला था। हो सकता है किसी भूलवश या किसी कारण से वो आपसे राइवलरीज का वो या बदला ना ले सके, लेकिन फिर भी बदला लेना हो ना लेना हो सेकेंडरी चीज़ है। आपको अपना मत जो है वो बिल्कुल गोपनीय रखना चाहिए, वो आपका पर्सनली एक डिसीजन होता है। एक व्यक्ति द्वारा एक ही मत दिया जा सकता है। एक व्यक्ति 2 बार मत नहीं दे सकता। एक बार मत देने के बाद उसको बाहर निकलना पड़ेगा, दोबारा वो नहीं दबा सकता तुरंत, क्योंकि कुछ समय लगता है ईवीएम मशीन को। इतने समय तक आपको ईवीएम मशीन के पास में रहने नहीं देंगे। वहाँ पर अधिकारी होते हैं, वहाँ पर सेना के जवान होते हैं जो आपको धांधली करने से रोकते हैं। नेक्स्ट है वीवीपैट। क्या होता है वीवीपीएटी? तो पहले मैं कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता था बता दूं कि सबसे पहले ईवीएम का इस्तेमाल जब किया गया था, ईवीएम सबसे पहले लाया गया था 1980 में। इसका डिज़ाइन हुआ था और डिज़ाइनर जो था, इंडियन ईवीएम की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया की ईवीएम की, इसका नाम था मोहम्मद हनीफ साहब ने इसका डिज़ाइन दिया था। और सबसे पहली बार इलेक्शन 1985 में हुए थे और ये चुनाव हुए थे कहाँ पर? केरल में म्यूनसिपालिटी इलेक्शन के लिए सबसे पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था, ईवीएम का। उसके बाद अगर हम लोग विधानसभा की बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, तो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो ये कहाँ पर हुआ था? तो 1998 के आसपास हुआ था। तो मैं एक बता दूँ आपको, गोवा में सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों पर ईवीएम से चुनाव कराया गया था। एमपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, इन सभी जगहों पर ईवीएम से चुनाव कराए गए। लेकिन सबसे मेन बात आती है कि लोकसभा के चुनाव ईवीएम से कब कराए गए? तो लोकसभा में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था सन 2004 में। और आज भी ईवीएम को लेकर के बहुत सारे लोगों को डाउट्स है, बहुत सारे लोगों को इस पर सवाल या निशान वो उठा रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है, धांधली की जा सकती है। लेकिन सब बातों को खारिज करते हुए इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हम लोग निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार संस्था है और जब तक हम हैं तब तक ऐसी कोई धांधलियाँ होती नहीं रहेगी। ये आश्वासन उन्होंने जनता को दिया और कोई प्रूफ भी नहीं कर पाया ना कि धांधलियाँ होती हैं। किसी के कह देने से कुछ भी नहीं होता है। बात करते हैं वीवीपैट की, वीवीपीएटी की बात करते हैं, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अब क्या हुआ कि लोग सवाल उठाने लगे थे ना, जबकि ईवीएम मशीन हैक होती, क्या पता मैंने किसको वोट डाला, किसको गया, ये समस्या थी। इसी समस्या का समाधान करने के लिए 2014 में भारत में पहली बार प्रैक्टिकल किया गया और एक दूसरी सिस्टम, एक दूसरी मशीन जोड़ी गई ईवीएम के साथ में। ये भी छोटा बक्सा ही होता है, इसमें इसको बोलते हैं वीवीपैट। इसका मतलब होता है वोटर खुद वेरीफाई करे कि किसको वोट दिया। जैसे आप ईवीएम का वो बटन दबाते हो नीला वाला, आपने किसी भी व्यक्ति को वोट दिया हो, उसके बाद वो जो बॉक्स वीवीपैट का मशीन होता है, उस मशीन में एक स्लिप निकल के आती है जो आपको दिखाई देती है कांच के अंदर। वो स्लिप होती है, 7 सेकंड का महज टाइम लेती है, उसके बाद स्लिप जो है वापस अंदर गिर जाती है। मतलब आपको 7 सेकंड में ये देखना है कि जिसको उम्मीदवार को वोट दिया क्या वो गया कि नहीं गया। अगर आपने किसी उम्मीदवार को वोट दिया है तो उसका चुनाव चिन्ह तो होगा या उस व्यक्ति का नाम तो होगा। अगर आप पढ़ नहीं लिख नहीं सकते तो आपको चुनाव चिन्ह तो देखना आना चाहिए। बस आपने जिसको वोट डाला उसको गया और आपका वोट सफल हो गया। इस बेस पर आप जो है अपना मन को शांत कर सकते कि हाँ भाई ईवीएम मशीन सही काम कर रही है। तो वोटर मतदाता वोट की पुष्टि के लिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से एक मशीन और जोड़ी जा रही है और इस मशीन को कहते हैं वोटर वेरीफाइड पेपर और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, या पेपर ऑडिट ट्रेल कहते हैं इसको। ये आपको दिख रही है, ये देखो वीवीपैट लिखा हुआ है, ये वीवीपैट मशीन है। ये स्क्रीन है, इसमें आपको वो मशीन वो दिखाई देगी, अपने आप अंदर गिर जाएगी और आपको पुष्टि हो जाएगी। इस मशीन में मतदाता को एक पर्ची दिखाई देती है जिसमें उस उम्मीदवार का नाम एवं चुनाव चिन्ह होता है। तो इस वजह से आप वेरीफाइड कर सकते हो। जिन लोगों को नहीं चुनाव में वोट डालना वो क्या करें, समस्या तो ये है ना।
कुछ लोगों को चुनाव में वोट डालना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आपको वोट क्यों नहीं डालना है, उसका रीज़न हो सकता है कि आपको उम्मीदवार पसंद नहीं है सारे के सारे। अगर आपको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वोटिंग मशीन में सबसे आखिरी वाला जो कॉलम होता है, सबसे नीचे वाला जो कॉलम होता है, मान लो नीचे वाला कॉलम है, इस कॉलम में लिखा होता है नन ऑफ द एबोव, नोटा। आप किसी को वोट नहीं देना चाहते तो उस नोटा पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इससे आपका ही फायदा है। आप अच्छा उम्मीदवार चाहते हैं तो 50% से ज़्यादा वोट अगर नोटा को चले गए तो चुनाव रद्द करके दोबारा चुनाव हो सकते हैं। तो ये नोटा का ऑप्शन जो है ये काफ़ी अच्छा है, नन ऑफ द अबव। नोटा का अर्थ होता है इनमें से कोई नहीं। यदि मतदाता को सभी उम्मीदवारों में से कोई उम्मीदवार पसंद नहीं आता है तो वो नोटा पर अपना वोट डाल सकता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वोट डालने जाते हैं तो वो नोटा को ही प्रेस करते हैं। बात करते हैं अब राजनीतिक दल की भूमिका की, क्या भूमिका रहेगी राजनीतिक दल की इस पूरी चुनाव प्रणाली में। तो राजनीतिक दल समान विचार रखने वाले लोगों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। राजनीतिक दल कौन होते हैं, दल को क्या समूह तो होते हैं। राजनीतिक दल एक ऐसे लोगों का समूह है जो समान विचारधारा से जुड़े हुए हैं। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ रहा हूँ, तो क्यों जुड़ूंगा मैं, क्योंकि मेरे विचार उस पॉलिटिकल पार्टी के विचार से मैच खाते हैं। मेरे विचार जिस पॉलिटिकल पार्टी के विचारों से मैच खाएंगे, मैं उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करूंगा और उसी पार्टी को ज्वाइन कर लूंगा। राजनीतिक दल अपने अपने विचार, कार्यक्रम एवं नीतियों को लोगों के सामने रखते हैं। हर एक राजनीतिक दल लोगों को बताता है कि हमारी पार्टी सबसे अलग है, हमारी पार्टी ये काम करना चाहती है, हमारा ये विज़न है। हर पार्टी अपना कार्यक्रम उनके सामने पेश करती है, जिससे लोगों को सही प्रतिनिधि चुनने का पूरा अवसर मिलता है। लोग पूरा ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि भाई मुझे किसको वोट देना है, क्योंकि सब अपनी अपनी बातें बताते हैं। जिस दल के सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही दल सरकार बनाता है। बाकी जितने भी राजनीतिक दल सरकारी दल के अलावा होते हैं वो सब अपोजिशन में बैठते हैं। वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे के लोग क्या होते हैं, वो अपोजिशन पार्टी में काम करते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या समझा कि राजनीतिक दल की क्या भूमिका होती है। बहुत अहम भूमिका यहाँ पर राजनीतिक दल की होती है। तो बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं संसद क्या होता है। राजनीतिक दल की भूमिका हमने समझ रहे हैं, हम उसी में अगर हम समझे कि राजनीतिक दल जितने भी होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के बाद जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं वो सरकार बनाती है, ये भी हमने समझ लिया। लेकिन ये जो जितने भी लोग हैं, जो अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करूं, सांसद की बात करूं जिसको आपने चुना है, तो ये कहाँ जाते हैं, ये सभी लोग मिलकर के संसद भवन में बैठते हैं और संसद में सारे दलों के चुने हुए प्रतिनिधि नई दिल्ली में स्थित पार्लियामेंट नामक भवन में बैठते हैं। और इस पार्लियामेंट में खाली वो नहीं जो जिनको हमने चुना है, जिनको हमारे प्रतिनिधि भी चुनते हैं, राज्यसभा के सांसद जो होते हैं ना। आपको पता है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं 245, जिसमें से 233 लोगों का चुनाव होता है। और इस चुनाव में लोग उनको नहीं चुनते हैं, उनको चुनते हैं एमएलए, लोगों के प्रतिनिधि खुद चुनते हैं। यानी विधायक लोग ही राज्यसभा के सांसद को चुनते हैं, लेकिन लोकसभा के सांसद को हम चुनते हैं। भारतीय लोकतंत्र में संसद लोगों की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था होती है। और ये रहा आपका संसद का फोटो। नई संसद भी तैयार हो रही है दोस्तों, भी सरकार नई संसद बनवा रही है। सरकार अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार अपने काम काज के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ है कि सरकार को जवाब अगर देना है किसी को, तो आम आदमी को तो नहीं देंगे, वो सीधा कहाँ देंगे, संसद को जवाब देंगे, क्योंकि उनके पास बहुमत संसद में है और संसद में ही उनसे प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके उत्तर उनको देने पड़ते हैं। कोई भी सरकार संसद के माध्यम से ही देश का शासन चलाती है। अगर सरकार को शासन चलाना है तो देश के लिए कानून बनाना पड़ेंगे, और कानून बनाना है तो संसद में ही बना सकती है। इसलिए संसद के माध्यम से ही सरकार क्या करती है, देश चलाती है। स्थानीय सरकार भी होती है, हमने केंद्र सरकार की तो बात कर ली, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य में भी सरकार होती है। लेकिन स्थानीय सरकार भी बहुत अहम मुद्दा है दोस्तों। 73वें और 74वें संविधान संशोधन, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये दो इंपॉर्टेंट वो अमेंडमेंट है जिसकी वजह से हमारे देश में लोकल गवर्नेंस का एक दौर आया था और आज भी चल रहा है। और इसी स्थानीय शासन को हम लोग बोलते हैं पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका, इनका नाम जरूर आपने सुना होगा। लोकतंत्र में स्थानीय शासन बहुत आवश्यक है। इससे सार्वजनिक जीवन में निर्णय की प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर बढ़ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और आप बड़े लेवल पर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास आपका गांव है, आपका मोहल्ला है, आपका शहर है, जहां से आप पार्षद या सरपंच या
पंच प्रधान का चुनाव जीत सकते हैं। जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम जैसे सारे संस्थान बनाए गए जहां पर लोग अपने ही क्षेत्रों का विकास करने के लिए एक भागीदारी दे सकते हैं या अवसर उनके लिए है यहाँ पर काम करने का। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत ये ग्रामीण स्थानीय शासन का उदाहरण है। बात करें अगर न्यायालय की, तो न्यायालय की भी क्या भूमिका होती है? तो बिल्कुल न्यायपालिका की भी भूमिका होती है। भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक है। ये तो आपको कंफर्म होगा। तो भारतीय लोकतंत्र में संविधान ने जो है अधिकार दिए हैं जिसको मौलिक अधिकार बोलते हैं, और जैसे नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार, सब तरह के अधिकार उसमें शामिल भी हैं। यही मौलिक अधिकार लोकतंत्र का दूसरा आधार है और लोकतंत्र में लोगों को अधिकार ज़रूरी ही मिलना चाहिए और हमें बहुत अच्छे से अधिकार मिले हैं। बहुत सारे अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन इन अनुच्छेदों को पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे अधिकार इनमें दिखाई देंगे। लोकतांत्रिक शासन में सभी लोगों को विचार, अभिव्यक्ति, संगठन बनाने, सम्मेलन करने और कहीं भी आने और जाने एवं कोई भी व्यवसाय करने की पूरी आज़ादी है। भारत में हर व्यक्ति को, ये जो आपको दिख रहा है जो लाइन है, ये पूरी आर्टिकल 19 की लाइन है, अनुच्छेद नंबर 19 में लिखा गया है। प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, घूमने फिरने का अधिकार है, बसने का अधिकार है, शांतिपूर्ण सभा सम्मेलन करने का अधिकार है और किसी भी प्रकार का बिजनेस करने का अधिकार है, संगम या संघ बनाने का अधिकार है। ये सारे अधिकार आर्टिकल नंबर 19 में है। और संविधान में भारतीय नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगर आपको किसी चीज़ से दिक्कत है तो आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ये जो प्रेस मीडिया ये बोलते रहते, सरकार को घेरते रहते, क्यों इनके ऊपर पाबंदी नहीं लगती? क्योंकि आर्टिकल 19 में बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी इसी में जुड़ी हुई है। तो वो भी अपनी बात कहते हैं क्योंकि जनता का काम कर रही है वो। यदि सरकार जनता की बात नहीं सुनती तो जनता उसका विरोध सभाओं के माध्यम से, प्रदर्शनों के माध्यम से, जुलूसों के माध्यम से, आंदोलनों द्वारा कर सकती हैं, किंतु ये आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण होने चाहिए। ये आंदोलन जो है ये पूरी तरह से पीसफुली होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। यदि कोई हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो हम क्या करेंगे? मान लो कोई मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम क्या करेंगे? हम न्यायपालिका में जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल नंबर 13 आपको ऐसा करने के लिए कहता है। आर्टिकल 13 के अंतर्गत भी जा सकते हैं, आर्टिकल 32 में भी यही लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 13 क्या बोलता है? ऐसी बात आर्टिकल 13 में लिखा गया कि मान लो कोई सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार कोई ऐसी विधि बनाए, ऐसा कानून बनाए जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या मौलिक अधिकारों से छेड़छाड़ करता है, कटौती करता है, किसी भी प्रकार से प्रभावित करता है, तो ऐसे में न्यायपालिका ऐसे कानून को अवैध घोषित कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है, नल एंड वॉइड घोषित कर सकती हैं, शून्य घोषित कर सकती हैं। ये पावर है उसके पास में। नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है। तो नागरिक के स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व तो किसके ऊपर है? न्यायपालिका के ऊपर है। इसीलिए न्यायपालिका हमारे लिए, इसका दरवाज़ा हर व्यक्ति के लिए खुला है। जनता को समान न्याय दिलाने के लिए न्यायपालिका को सरकार के दबाव और नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। तो जनता को समान न्याय दिलाने हेतु न्यायपालिका और सरकार के दबाव और नियंत्रण से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। क्योंकि अगर न्यायपालिका किसी पार्टी के ऊपर पार्टी के तरफ बोलेगी या किसी व्यक्ति के दबाव में रहेगी तो फिर वो न्याय नहीं, वो अन्याय होगा। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा महत्वपूर्ण आधार है। न्यायपालिका में भी कैसी होना चाहिए? इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, स्वतंत्र न्यायपालिका बहुत ज़रूरी है। ये किसी सरकार के अंडर में काम नहीं करती। इसके अलावा न्यायपालिका की भूमिका में एक और चीज़ जो हमें बहुत अच्छी मिली वो है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI। आप चाहे तो किसी भी सरकारी कामकाज, किसी भी स्कीम, रोड बन रहा हो या कुछ भी भवन बन रहा हो, उसकी जानकारी सरकार से मांग सकते हैं। उसके लिए आप RTI फाइल कीजिए, सारी सूचना आपको मिल जाएगी कि रोड का कब काम शुरू हुआ, कब कंप्लीट होगा, कितना खर्चा हुआ, ठेकेदार कौन है, इनॉग्रेशन तक का उसमें सब कुछ बता देंगे कि कितना टाइम पीरियड में बनेगा और किस चीज़ के लिए बनेगा, कितना फंडिंग सरकार से हुई है, कितना खर्चा होने वाला है। चुनाव का सूचना का अधिकार भारत के जम्मू कश्मीर को छोड़कर
जो है लागू किया गया, अक्टूबर 2005 से लागू है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अब जैसे ही 2019 में धारा 370 हटा, ये उसमें भी लागू हो गया, जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाता है। इसके अंतर्गत जनता को जानने का अधिकार है। क्या जानने का अधिकार है? जनता को जानने का अधिकार है कि केंद्र, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के निर्णय एवं नीतियों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। जो भी निर्णय नीतियाँ सरकार बना रही है उसकी जानकारी हम ले सकते हैं। सामान्य जनता, मीडिया, स्वयंसेवी संगठनों एवं पंचायती राज के प्रतिनिधियों को मांगी गई सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। सामान्य जनता को किस किस से? मीडिया से, स्वयंसेवी संगठनों से, पंचायती राज के प्रतिनिधियों को जो भी सूचना मांगी गई है उसको सूचना को प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। और हमें वो सूचना का जवाब देना पड़ेगा। मतलब सरकार अगर सूचना का जवाब नहीं देती तो उसके कुछ टाइम लिमिट है, उसके अंदर करना ही पड़ेगा। ये सरकार के ऊपर बैरियर है। रेडियो, टेलीफोन, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, बैनर, पोस्टर, संचार के माध्यम या मीडिया। तो अगर हम लोग बात करें न्यायपालिका की भूमिका की तो हमने समझ लिया। हम बात करें मीडिया की बात करें, ये मीडिया क्या होता है? ये मीडियम शब्द से बना है और मीडियम का मतलब होता है दोनों के बीच में जो ब्रिज का काम कर रहा है। लोगों और सरकार के बीच में विचारों का और सोच का और क्या हम चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं, इन चीज़ों का आदान प्रदान करना है। तो सरकार एक एक आदमी से नहीं मिल सकती, इसलिए बीच में माध्यम कौन है? मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है। मीडिया में कौन कौन आते हैं? रेडियो आता है, टेलीविज़न, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, पोस्टर, संचार के माध्यम। यह मीडिया है जिसके माध्यम से ही हम सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा कि सरकार अपनी नीतियों और कार्यों के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। और ये समर्थन कहाँ से जुटाती हैं? मीडिया के माध्यम से जुटाती हैं। जब भी किसी राज्य में चुनाव चल रहे हो तो आप मीडिया का चैनल उठा के देख लो, आपको राजनीति से संबंधित सारे लोग आपसे बात करते हुए दिखाई देंगे। वो वही बातें करेंगे जो जनता के हक में होगी। तो मीडिया कहीं ना कहीं उनसे ऐसे तीखे सवाल पूछता है जिसको जनता जानना चाहती है। हमारे बिहाफ पर जनता से सवाल करने वाला अगर कोई है तो वो मीडिया है। हमारे बिहाफ पर सरकार पर कंट्रोल करने वाला अगर कोई है तो मीडिया है। मीडिया ही लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है। लोकतंत्र में लोगों तक सूचना का आदान प्रदान करने का जिम्मा इसी मीडिया ने लिया है। ये संचार के माध्यम स्वतंत्र रूप से काम करते, किसी के बहकावे में, किसी के दबाव में काम नहीं करते। मीडिया किसी से डरती नहीं है दोस्तों। कहीं भी जाइए आप, हर एक कोई नेता हो, सबसे क्वेश्चन पूछने का हिम्मत रखती है। किसी से कैसी सिचुएशन पड़ी हो, चाहे वो बाढ़ आ गया हो या आतंकवादी हमला हो गया या कोई सिचुएशन देश फेस कर रहा हो, मीडिया आपको वहाँ की सूचना तुरंत देती है। क्योंकि मीडिया का यह मानना है कि जनता को हर एक सूचना जानने का पूरा अधिकार है। और लोकतंत्र में जनता ही तो सबसे शक्तिशाली होता है। अगर जनता ही को पता ना चले तो फिर क्या मतलब हुआ उस चीज़ का? तो ये न केवल शासन की नीतियों का प्रचार प्रसार करते हैं बल्कि उनके कामकाज की पड़ताल भी करते हैं। मान लो कहीं पर पुल टूट गया और पुल टूटने की वजह से पता चला कि कहीं ना कहीं करप्शन हुआ था, तो मीडिया उसको पूरा खोल के रख देगी। कब बना था, कौन ठेकेदार था, कौन सरकार थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस वजह से हुआ। तो आप मीडिया को क्यों इतना फॉलो करते हो? हम इसलिए न्यूज़ चैनल देखते हैं क्योंकि हमारा विश्वास मीडिया पर बना हुआ है। ये शासन तक जन भावना पहुंचाने तथा शासन पर सार्वजनिक दबाव का माध्यम भी है। शासन जो है ना, जन भावना को सरकार तक पहुंचाते और सरकार पर दबाव डालते हैं। देखना कैसे कैसे क्वेश्चन करके सरकार से वो सच उगलवाने की कोशिश करते हैं। अतः मीडिया लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है। मीडिया शब्द लैटिन भाषा के मीडियम शब्द से बना है जिसका मतलब होता है माध्यम। जब कोई सूचना देश विदेश के जन समूह तक संचार माध्यमों द्वारा पहुंचाई जाती हैं तो उसे संचार का माध्यम या मीडिया कहा जाता है। तो मीडिया की आज के तारीख में बहुत बड़ी भूमिका है। और मीडिया क्या कर सकती है? यदि शासन जनमत की इच्छा की लगातार अवहेलना कर रहा है, लगातार शासन हमारी बात ही नहीं सुन रहा है, तो अगले चुनाव में उन लोगों को जनता दोबारा नहीं चुनती। क्यों नहीं चुनती? क्योंकि शासन के मंसूबे जो वो विचार रखते हैं वो हम तक पहुंचाने वाली मीडिया है। किन्हीं और लोगों को वोट देकर विजयी बना सकते हैं। और यही जनप्रतिनिधि में जवाबदेही लाने का अच्छा तरीका है। हम अगर सरकार को गिराएंगे तो अगली बार वो तभी आएगी जब वो हमसे वादा करेगी और वादा पूरा भी करेगी। लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। अब्राहम लिंकन साहब की ये जो है पूरी उनके वक्तव्य हैं। लोकतंत्र ढांचा बना लेने से सही अर्थों में लोकतंत्र सुनिश्चित नहीं होता। केवल ऐसा नहीं है कि हमने संविधान लिख दिया और लोकतांत्रिक ढांचा बना ले कि हमारे ये होगा, ये चुनाव होंगे, सब व्यवस्थित काम कर दिया, तो केवल लोकतांत्रिक ढांचा, डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है वो बनाने से, डेमोक्रेसी बनाने से
जो है लोकतंत्र नहीं आता। लोकतंत्र के लिए जरूरी है प्रत्येक नागरिक और अपने कर्तव्य एवं दायित्व के प्रति जागरूक हो। एक एक नागरिक का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है नागरिक का? सरकार से सवाल पूछने का, सरकार पर दबाव डालने का, सरकारी नीतियां अगर सही है तो सपोर्ट करना, गलत है तो विरोध करना, और वोट देते समय यह सुनिश्चित कर लेना कि वोट उसी व्यक्ति को दे जो व्यक्ति वाकई में जो है सही आदमी है। सही व्यक्ति का चुनाव करने की जिम्मेदारी उनकी है। जागरूक होना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। वही वोटर जो है वो वास्तव वोटर होता है, और पैसे लेकर बिल्कुल भी मतदान न करे। यह तभी संभव है जब शिक्षित एवं जागरूक होगा। मतदाता शिक्षित और जागरूक होगा नहीं होगा तब तक तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत होती रहेगी। शिक्षित व्यक्ति को न केवल अपने देश की समस्याओं की सही जानकारी होती है, बल्कि उनको सुलझाने में भी वह अपना योगदान दे सकता है, क्योंकि शिक्षित आदमी समस्याओं को जानता तो है ही, साथ ही साथ सुलझाने का प्रयास भी करता है। शिक्षित व्यक्ति अपने विवेक से उचित और अनुचित का निर्णय लेता है। कोई चीज़ आपके लिए सही या गलत दोनों हो सकती है, तो सही है कि गलत है इस बात का चुनाव करने का पूरा जिम्मा आपका होता है, तो आपका पूरा अधिकार है कि वो चीज़ चर्चा करे, और हर एक व्यक्ति को ये चूज़ करने का पूरा अधिकार है। ये अब्राहम लिंकन की बात है दोस्तों कि तुम हमें बेवकूफ़ बना सकते हो, सभी लोगों को कुछ समय के लिए, कुछ लोगों को हमेशा के लिए, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि तुम जनता को बेवकूफ़ बना सकते हो, सभी को कुछ समय के लिए बना सकते हो, कुछ को तो परमानेंट बना सकते हो, लेकिन सभी को हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और यही जनता की खूबसूरती है कि देश में कोई सरकार लंबे समय तक राज भी कर रही है। ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी हो सकता है कि जनता को लगे तो वो सरकार पलट भी सकता है। ये पलटवार हमने इतिहास में बहुत देखा है, और हर बार कहीं ना कहीं पलटवार को हमने उसका एनालिसिस भी किया है, और पलटवार देखा है तो पलटवार की वजह से सरकारें बदली भी हैं। आइए बात करते हैं उन मुद्दों की जो है लोकतंत्र की विशेषता और चुनौतियां। तो लोकतंत्र की विशेषता एवं चुनौतियों में हमारी पहली जो विशेषता वो है कि भारतीय लोकतंत्र में सर्वधर्म समभाव है। मतलब हमारा देश का लोकतंत्र इस तरीके का है जिसमें हर एक धर्म के लिए बराबर जगह दी गई। ऐसा नहीं है कि केवल एक धर्म के लोग ही देश में रह सकते हैं या एक धर्म के लोगों का वर्चस्व ज़्यादा है। भारत में सभी प्रकार के धर्म के लोग रह सकते हैं। सभी लोगों को अपने धर्म से संबंधित सभी प्रकार के क्रियाकलाप करने का पूरा अधिकार है। और भारतीय संविधान भी अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक इस प्रकार के अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत देता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है। तो यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पर अगर किसी धर्म को मानने वाला एक भी व्यक्ति बचा है तो उस एक व्यक्ति को भी उतना ही अधिकार मिलेगा जितना 100 करोड़ दूसरे धर्म के लोगों को मिलता है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा के अतिरिक्त नागरिकों में परस्पर धार्मिक सद्भाव का होना भी आवश्यक है। उनमें पंथ निरपेक्षता की भावना होना बहुत जरूरी है। देश हमारा पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है। इसका मतलब ये नहीं कि खाली देशी को होना है, देश के लोगों को भी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से वो पॉइंट है जो धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझाते हैं? धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है सभी व्यक्तियों को अपने अपने विश्वास के अनुसार अपना अपना धर्म पालन व प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होती है। जहाँ पर ये स्वतंत्रता होती है कि हर एक व्यक्ति को जिसमें उसका विश्वास है उस धर्म का प्रचार करे, प्रसार करे, अभिव्यक्ति करे, माने, वो सारी चीज़ें उसमें कहलाती हैं। दोस्तों कभी ये नहीं कह सकता कोई कि अगर किसी व्यक्ति को दूसरे धर्म में इंटरेस्ट है तो वो दूसरा धर्म भी ग्रहण कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसे इस बात के लिए टोकेगा या रोकेगा। भारत में पूरी आज़ादी दी गई है। धर्म के आधार पर राज्य नागरिकों के में कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये जो भारत सरकार है, राज्य मतलब स्टेट मतलब देश होता है, देश जो है धर्म के आधार पर नागरिकों में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। कोई भी भेदभाव मतलब कैसा? चाहे वो नौकरियों में भेदभाव हो, चाहे वो सार्वजनिक जगहों पर जाने पर भेदभाव हो, या किसी भी प्रकार की योजना का लाभ उठाने संबंधी भेदभाव क्यों ना हो, तो ये धर्म के आधार पर ऐसा नहीं होगा। राज्य किसी भी धर्म को विशेष प्रोत्साहन भी नहीं देगा। ऐसा भी नहीं होगा कि राज्य देश में बहुत ज़्यादा लोगों की संख्या जो है, एक धर्म बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो उस धर्म के लोगों को खुश करने के चक्कर में राज्य जो उनका भला करेगा ताकि वोट बैंक लेकर के जीत जाए, बाकी धर्मों का क्या।
हमारा देश दुनिया में इस मामले में सबसे अच्छा है कि भारत में सभी धर्मों को अच्छे से रखा जाता है, किसी एक धर्म को तवज्जो नहीं दी जाती, हर एक धर्म के साथ बराबर का व्यवहार किया जाता है और यही है धर्मनिरपेक्षता और हमें भी इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। दूसरी हमारी विशेषता यहाँ की है लोकतंत्र की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता, या इसे यूं कहें कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीनों शब्द लिए गए हैं रूस से, रशिया से लिए गए हैं ये शब्द, यानी रशिया जो कंट्री है वहाँ से इन वर्ड को इंस्पायर्ड किया गया है, इनहेरिट किया गया है। लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन व्यवस्था है। लेकिन ये तीनों शब्द के मायने अगर आप समझ गए तो आपको शब्दावलियों में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपको उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपने खाली इन शब्दों को समझ लिया तो। देखिए, समानता कहो या न्याय कहो, अगर अन्याय नहीं कर रहा है तो अन्याय कर रहा है और समानता नहीं तो असमानता है। चाहे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों के साथ या राज्य किसी व्यक्ति के साथ सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से असमानता करता हो या अन्याय करता हो तो उसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अगर आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल इसको एक और शब्द आपको पढ़ने को मिलेगा, भेदभाव, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना ही न्याय है। सामाजिक भेदभाव का उदाहरण मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। देखिए, समाज में विभिन्न वर्गों के लोग हैं, अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, जातिगत आधार पर भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं। ऐसे में सामाजिक स्थिति के चलते कि समाज में कुछ वर्गों को निचले तबके में गिना जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि भारत में कोई रोजगार की योजना चल रही है, कोई वैकेंसी आई है तो केवल वह अपर क्लास के लिए है। क्या कोई भारत का ऐसा पोस्ट बता सकते हैं आप जहां पर केवल अमीर लोगों को एंट्री मिलती है, गरीब लोगों को नहीं मिलती है? समाज, अगर आप उस समाज से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि सामाजिक न्याय बहुत ज़रूरी है। तो सामाजिक रूप से आपके साथ इसलिए असमानता का व्यवहार नहीं कर सकते कि आप उस समाज से बिलोंग करते हो। वो समाज की स्थिति चाहे भूतकाल में जो रही हो, लेकिन वर्तमान में सभी समाज इक्वल है, इसलिए भारत में सामाजिक इक्वलिटी लाई गई है। आर्थिक समानता से मतलब क्या है? आर्थिक आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि किसी व्यक्ति की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब है तो उसको ऐसा ना कर सकते कि आपको ये काम नहीं कर सकते। अब सरकार कोई ये नहीं बोल सकते ना कि पढ़ने का अधिकार केवल उन लोगों को है जिनकी आय 8 लाख से ऊपर है। यहाँ तक कि सरकार ने तो फ्री में कर दिया सब कुछ पढ़ने का। तो सरकार आर्थिक रूप से किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी और राजनीतिक रूप से भी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। आर्थिक रूप से भेदभाव होगा तो मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, इस देश में अगर कोई गरीब से गरीब व्यक्ति है, चाहे वो उसको भीख मांग करके रोटी क्यों ना खानी पड़े, क्या उस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है? अगर उसका नाम मतदाता सूची में है, वो भारत का नागरिक है, 18 साल से ऊपर का है, तो उसे भी वोट देने का अधिकार है। और वहीं अंबानी हो या अडानी साहब हो, गौतम अडानी साहब जो कि दुनिया के भी सेकंड टॉप जो है अमीर व्यक्ति हैं, उनके पास भी वोटिंग राइट्स है। तो मुझे बताइए कि अडानी साहब के पास तो बहुत पैसा है, तो कितना वोट डाल सकते हैं वो, और वो भीख मांगने वाला व्यक्ति कितना वोट डाल सकता है जिसके पास वोटर आईडी कार्ड है? तो आपका आंसर होगा सर दोनों ही एक एक वोट डाल सकते हैं, उससे ज्यादा वोट नहीं डालेंगे किसी चुनाव में। तो ये है आर्थिक समानता। अगर राजनीति में आर्थिक स्थिति को न देखते हुए सबको बराबर अधिकार दिए गए हैं तो ये है वो आर्थिक समानता। और राजनीतिक समानता का मतलब, राजनीतिक न्याय का मतलब क्या हुआ? इस देश में राजनीति में प्रवेश करने से किसी व्यक्ति को इस आधार पर नहीं रोक सकते कि वो गरीब है कि अमीर है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हमारे पास 2 पड़े हुए हैं, एक है भारत के राष्ट्रपति और दूसरे भारत के प्रधानमंत्री। भारत के राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो अभी हाल ही में राष्ट्रपति बनी है, तो द्रौपदी मुर्मू जी एक जनजाति से बिलोंग करती हैं, महिला हैं और जनजाति से बिलोंग करती है। वो उड़ीसा की एक जनजाति है, संथाल जनजाति। तो सोचिए, जनजाति की, अनुसूचित जनजाति एसटी की प्रेसिडेंट बनी है भारत में पहली बार। और वहीं ऐसा बोलते हैं ना कि मोदी साहब के बारे में कि वो चाय बेचने वाला, तो भाई चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, जनजाति की महिला देश की राष्ट्रपति बन सकती हैं। तो इस देश में इससे बड़ा राजनीतिक समानता का उदाहरण भला कोई हो सकता है क्या? तो कहीं ना कहीं क्या अच्छे अच्छे राजा महाराजा के परिवार वाले कितनी कोशिश करके रह गए, लेकिन प्रधानमंत्री पद उसी को मिलेगा जिसको जनता सपोर्ट करेगी। यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। अगर आप में योग्यता है
तो योग्यता के आधार पर आपको चुना जाएगा। तो इंडिया में मेरिटोक्रेसी चलती है, योग्यता के आधारित चुनाव चलता है। तो लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन व्यवस्था है। कई शताब्दियों से अनेक प्रकार की असमानताएं विद्यमान रही है, हमारे देश में रही है। आज भी बहुत सारी जगहों पर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी छुआछूत जैसी प्रथा प्रचलित है। धर्म, जाति, लिंग पर आधारित भेदभाव हमारी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करते रहे हैं। ये धर्म के आधार पर भेदभाव, जातिगत भेदभाव, लिंग के आधार पर महिला और पुरुष में भेदभाव हमारी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करते रहे हैं। लोकतंत्र समान अवसर देने पर जोर देता है। लोकतंत्र बिल्कुल ये बात करता है, आर्टिकल नंबर 16 पढ़ लेना, उसमें कहा गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब रोजगार में अवसर की समानता, मतलब ये कि अगर कोई वैकेंसी निकली है और अगर किसी भी तबके के व्यक्ति ने उस वैकेंसी के हिसाब से अपनी एजुकेशन की है तो किसी भी व्यक्ति को आप उस रोजगार की स्कीम में, उस रोजगार की वैकेंसी में एग्ज़ाम देने से नहीं रोक सकते। वो अलग बात है कि वो कितने मार्क्स लाए, लेकिन अवसर की समानता पर जोर दिया गया जाता है। जरूरी नहीं कि केवल योग्य व्यक्ति पैसे वाला हो, अपर क्लास का हो। योग्यता किसी के हक में नहीं है। योग्य व्यक्ति वही होता है जो उसको प्राप्त कर लेता है, वो चाहे गरीब ही क्यों ना हो। कुछ लोग बहुत अमीर है और अन्य लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कमज़ोर होगी। कमज़ोर तो होती है अगर आप अमीर और गरीब में जो है भेदभाव करोगे तो। आर्थिक समानता प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार व्यवसाय चुनने का अधिकार देता है। हमारा देश का संविधान का आर्टिकल नंबर 19 बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के व्यवसाय करने की आज़ादी है। अगर लाइसेंस व्यवस्था जिसकी सरकार अनुमति देती है, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने कई बार रेलवे स्टेशन पर ठेले पर एक ठेला गाड़ी होती है ना, उस पे आपने कपड़े बेचते हुए किसी व्यक्ति को देखा होगा, और वही कपड़े कई बार बड़े बड़े शोरूम्स वाले भी कपड़े बेचते हैं। तो कपड़े बेचने के लिए, आपको व्यवसाय करने के लिए पूरी आज़ादी है। अब ऐसा नहीं कि आपको कपड़ा बेचना है तो आपको ये कांच वाली दुकान ही खोलनी पड़ेगी। तो ये सब देता है हमारा संविधान हमें सुरक्षा। राजनीतिक समानता का अर्थ है कि समाज में सभी व्यक्तियों को एक समान मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार में कोई भी पद पाने का अधिकार दिया गया है। और मैंने एग्जाम्पल आपको दिए हैं प्रधानमंत्री के और राष्ट्रपति के। तो ये हमारी विशेषता। और बात करते हैं महिलाओं के लिए भी इस लोकतंत्र में काफ़ी अधिकार दिए गए हैं। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐतिहासिक रूप से बदलाव आया है और 1000 पुरुष पर 1020 महिलाएं हो चुकी हैं। 1020 महिलाएं हो चुकी हैं 1000 पुरुष पर। ये कब बदलाव हुआ? ये बदलाव 2022 में आया। और सालों की जो है सरकार की योजनाओं की सफलता कहें, जहां सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई, जिसके चलते हमें ये सफलता मिली है। महिलाओं के अधिकार की बात करें तो पहला अधिकार है कानून की नज़रों में महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं होगा, बराबर हैं। लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना, ये अधिकार उनको दिया गया है। तो लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई महिला पुरुष के बीच में अलग अलग उनके लिए भेदभाव करें कि भाई पुरुष ज़्यादा कैपेबल है, महिला है, दोनों बराबर हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल मैं भी बता दूं। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है उसकी सैलरी बढ़ा करके पुरुष के बराबर कर दी गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सैलरी उतनी ही कर दी गई है, हर एक मैच की फ़ी उतनी कर दी गई है जितनी भारतीय पुरुष टीम को मिलती है। तो ये इक्वलिटी है दोस्तों। उनका पूरा स्पॉन्सरशिप, ड्रेस फेस, जितने भी उनके यूनिफॉर्म आती है, सब कुछ सेम कर दिया गया है। अब भारत सरकार इन दोनों में, बेटों और बेटियों में फ़र्क नहीं करता। कार्य के लिए उपयुक्त और मानवीय वातावरण बनाना और प्रसूति लाभ सुनिश्चित करना। तो प्रसूति के लाभ को सुनिश्चित किया जाए और कार्य के लिए उपयुक्त और मानवीय वातावरण बनाया जाए। महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध गतिविधियों को रोका जाए। महिलाओं का अपमान करने जैसी गतिविधियां हैं, जैसे लज्जा भंग करना और बहुत सारी जगह महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें खत्म होनी चाहिए। पंचायत और नगर पालिकाओं में भी महिलाएं सर उठा कर जिएगी। इसके लिए पंचायत और नगर पालिकाओं में हर एक राज्य ने 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कुछ राज्य तो इसमें और भी आगे निकल चुके हैं, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य हैं। 50% तक का उन्होंने यहाँ पर महिलाओं को आरक्षण दे दिया है। तो महिलाओं को ये के लिए ज़रूरी है, महिला सेफ्टी, महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी थी, तो सरकार ने उन पर विचार किया है।
स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर बनाना, पोषण के स्तर में सुधार करना, कमजोर वर्ग की महिलाओं के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें सरकार महिलाओं के लिए करती हैं। अब बात करते हैं हम लोग लोकतंत्र का भविष्य क्या है। कुछ चुनौतियां भी हैं हमारे साथ में। चुनौती ये है कि सही नेता का चुनाव कैसे करें, हाउ वी चूज अ बेस्ट पॉलिटिशियन या बेस्ट लीडर, कैसे चुना जाए जबकि हमारे पास सारे ऑप्शन ही करप्ट हो। तो अगर आपके क्षेत्र में सारे के सारे नेता लोग जो है वो वैसे ही करे जो सही नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो चुनौती तो रहती है। हालांकि आप नोटा का बटन दबा दोगे लेकिन दोबारा वही आएंगे तो क्या करोगे? तो बड़ी समस्या है इसके पीछे। तो कहीं ना कहीं सही नेता का चुनाव कैसे करें हम, और एक तो जागरूक नहीं है मतदाता, ज़्यादातर मतदाता जागरूक नहीं है, और जो मतदाता जागरूक नहीं है उन्हें आसानी से किसी भी पक्ष में खींचा जा सकता है। सही नेताओं को चुनने के लिए ठीक विकल्प नहीं है। मैंने भी बोला ना कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, और उनमें बदलाव लाने की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, तब लोकतंत्र एक अनुपयोगी और महंगा ढांचा मात्र सिद्ध होता है। अगर इतनी सारी चीज़ें हमें नहीं मिल रही है तो लगता है कि लोकतंत्र जो है केवल एक महंगा ढांचा है, इससे हमें फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। अतः हमें याद रखना चाहिए कि एक जवाबदेह लोकतांत्रिक व्यवस्था लाना हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। हमें डरना नहीं चाहिए, विकल्प खोजते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जो सरकार लगातार चल रही है सालों से, उस सरकार में इतना विश्वास कर ले जाए कि उससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। तो ये बिल्कुल एक इतिहास गवाह है कि कितनी बड़ी से बड़ी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना आ गई हो, बड़ी से बड़ी सरकार क्यों ना आ गई हो, कितने ही बड़ा से बड़ा बहुमत क्यों ना ला दिया गया हो, लेकिन लोगों के पास विकल्प होते हैं, लोग विकल्प ढूंढ लेते हैं और जल्द ही वो पार्टी सत्ता से चली जाती है, नई पार्टी आकर के सत्ता में अपना रोब जमाती है। तो ये तो बदलाव है, परिवर्तन तो समय का फेर है और ये होता रहता है। एक व्यक्ति हैं, एक नॉवेलिस्ट हैं जो नोवेल लिखते हैं, उपन्यासकार हैं जिनका नाम है शिव खेरा। इन्होंने कहा कि ये ना इनकी बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि क्या है कि हम लोग चुपचाप बैठे बैठे समाज को कोसते रहते हैं, बैठे बैठे पॉलिटिशियन को कोसते रहते हैं, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? समाज को दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता नहीं बल्कि अच्छे लोगों की निष्क्रियता पतन की ओर ले जाती है। उनने बोला है कि दुष्ट लोगों की दुष्टता से समाज को कोई भय नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि ये दुष्ट है तो उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। लेकिन सभ्य व्यक्ति का मौन है जो है, और या समझदार व्यक्ति की निष्क्रियता जो है वो समाज को पतन की ओर ले जाती है। इसलिए समझदार व्यक्ति को उस समय जरूर बोलना चाहिए जब जरूरत हो। समझदार व्यक्ति को बोलना ही पड़ेगा। आचार संहिता एक चीज़ है, इसमें हम लोग को पढ़ना है। आचार संहिता की बात करें तो चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के समय जारी की गई नियमों की सूची जिसका पालन राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार को करना होता है, उसे आचार संहिता कहते हैं। इस वर्ड को समझना, ये आदर्श आचार संहिता है जिसे फॉलो करना हर एक पॉलिटिकल पार्टी का ड्यूटी होता है। तो इस तरह समाप्त होता है हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। मैं आशा करता हूं कि ये रिवीजन आपका बहुत अच्छा रहा होगा। नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर क्लास 8 यूपी बोर्ड हमने कंप्लीट कर लिया है। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारे इन वीडियो को देखने के लिए हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जा सकते हैं। आप चाहे तो इन वीडियो को देखने के लिए हमारा ऐप मैग्नेट ब्रेन्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आप लोगों को बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल करवाती है, जैसे CBSE इंग्लिश मीडियम जो बात करता है किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12 तक की सारी पढ़ाई फ्री करवाता है। NTSC ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश, CBSE हिंदी मीडियम जहां हम लोग क्लास 7 टू क्लास 12 सभी विषय को डील करते हैं। वहीं यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बैंकिंग, जेब और केप जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता है। अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।